170 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन होगा। 5 सेकंड बाद स्टार्ट करेंगे। श्रीमान जी, फिर भी वे दुनिया के महान लोगों में थे और अपने देश के महान नेता थे। ऐसे ही अनेक नाम और भी हो सकते हैं, किंतु यह खेद की बात होगी अगर विशिष्ट प्रकार की प्रतिभा वाले व्यक्ति केवल इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते कि हमारी स्कूल प्रणाली में उनकी प्रतिभा को न तो मान्यता मिल पाती है और न प्रोत्साहन। वास्तव में पिछड़े हुए और विकलांग बच्चों की विशेष समस्या है, जिसके लिए भारतीय बाल कल्याण परिषद ने विशेष प्रयास किए हैं। भोजन के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात अनुशासन है। अनुशासन के बिना शिक्षा का पूरा उपयोग नहीं हो सकता, या बच्चों के लिए चलाया गया और कोई कार्यक्रम भी अनुशासन के बिना नहीं चलाया जा सकता। स्कूलों में नैतिक शिक्षा हो या न हो, यह बहस का विषय है। मेरे विचार में बच्चों पर उनके माता पिता, अध्यापकों और उनके पड़ोसियों के भी व्यवहार का बहुत प्रभाव पड़ता है। बच्चे जिस तरह अपने चारों ओर के लोगों का व्यवहार देखते हैं, उनके भीतर भी वैसे ही नैतिक और सामाजिक विचारों का विकास होता है। अतः अगर बच्चों में अनुशासन लाना है तो पूरे समाज को अनुशासित होना पड़ेगा। जब मैं अनुशासन की बात करती हूँ तो मेरा मतलब किसी प्रकार के कठोर नियंत्रण से नहीं। अनुशासन एक ऐसी वस्तु है जो उचित चिंतन से पैदा होती है, जो दबाव डालकर नहीं लाई जा सकती। हम सभी को अपनी समस्याओं पर समाज या शहर की सामूहिक समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में विचार करना चाहिए। समाज या शहर को अपनी समस्याओं को राज्य की समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए और राज्यों को अपनी समस्याओं पर राष्ट्रीय समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में विचार करना चाहिए। जब इस तरह का अनुशासन हम में होगा या जब बड़े हितों की तरफ देखने की क्षमता होगी, तभी अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं और भविष्य को सुधारने में भी सहायता कर सकते हैं। एक समस्या जो वास्तव में बड़ों की समस्या है, किंतु जिसका प्रभाव बच्चों पर बहुत पड़ता है, वह है शहरों में गंदी बस्तियों की समस्या। हम इन बच्चों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं जो गंदी बस्तियों में पलते हैं और प्रारंभ से ही गंदगी और वातावरण की अन्य बातों से प्रभावित होने के कारण जिनका विकास रुक जाता है। मुझे आश्चर्य है कि इतने बच्चे ऐसी परिस्थितियों में भी कैसे जीवित रहते हैं। उपाध्यक्ष जी, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण करना हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का एक नारा था और हरिजनों और आदिवासियों की सेवा करने के लिए गांधी जी का हमें विशेष आदेश था। जब गांधी जी ने यरवदा जेल में ऐतिहासिक भूख हड़ताल की थी, मैं स्कूल में पढ़ती बच्ची थी। उस समय मैंने हरिजनों की बस्ती में जाकर काम किया था। समाज सेवा का मेरा यह पहला काम था। उस समय यह काम थोड़े ही लोग करते थे और मुझे याद है कि जब हम हरिजनों की बस्तियों में जाते थे तो लोग हमारा मजाक उड़ाते थे और भला बुरा कहते थे। यह कुछ संतोष की बात है कि अब सभी दलों का यही लक्ष्य हो गया है और इसे सच्चा राष्ट्रीय लक्ष्य कहा जा सकता है। सरकार इस काम को पूरा करने में किसी भी कठिनाई के सामने नहीं झुकेगी। सच्चे उत्थान का मतलब है कि सबसे पहले परंपरागत पूर्वाग्रहों और भेदभावों को समाप्त किया जाए। दूसरी बात यह है कि हरिजनों व आदिवासियों को शिक्षा, रोजगार, भू स्वामित्व के लिए पूरा अवसर प्रदान किया जाए। इस देश की एक बुनियादी समस्या भूमिहीनों की है, जिसमें अधिकांश अनुसूचित जातियों के लोग हैं। गत 2 वर्षों से भयानक सूखों से बहुतों को बड़ा कष्ट झेलना पड़ा है, किंतु इससे भूमिहीन और विशेषकर हरिजन और भी ज्यादा पीड़ित हुए हैं। गत वर्षों में इस समस्या को सुलझाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। कुछ परिणाम भी सामने आए हैं, किंतु वे काफी नहीं हैं। मैं आशा करती हूं कि वर्तमान योजना आयोग इस समस्या पर अच्छी तरह विचार करेगा और भूमिहीनों की समस्या को जल्दी से सुलझाने के उपाय सुझाएगा तथा अनुसूचित जातियों और आदिवासियों के लिए तेजी से आर्थिक कार्यक्रम बनाएगा। मैं हरिजनों, पहाड़ी लोगों और आदिवासियों के कल्याण में गहरी रुचि रखती हूँ। मैं अनुभव करती हूँ कि पहाड़ी लोगों की समस्या भेदभाव की उतनी नहीं जितनी अलगाव की है। संचार साधनों के अभाव में उनके विकास कार्यक्रम को
उचित रूप से चला पाना और कठिन हो जाता है। यद्यपि काम धीरे धीरे हो रहा है, किंतु मैं नहीं समझती कि गत वर्षों की प्रगति कम है। शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आज इन वर्गों के डॉक्टरों, इंजीनियरों, प्रशासकों और अध्यापकों की संख्या काफी अधिक है। यह शुभ लक्षण है। उपाध्यक्ष जी, आगामी कुछ वर्षों में इनमें से कुछ लोग अपने अपने व्यवसाय में चोटी के लोग होंगे। सभी राजनीतिक दलों में वे महत्वपूर्ण स्थानों पर हैं और मुझे संदेह नहीं है कि भविष्य में वे और अधिक संख्या में ऊंचे स्थानों पर पहुंचेंगे। वास्तव में मेरे विचार से विधानमंडलों और सरकार में उन्होंने जो सक्रिय भाग लिया है, उससे ऊंच नीच के बहुत से पुराने भाव समाप्त हो गए हैं। उद्योगों और शहरी समाज के विकास में भी इस बात से सहायता मिल रही है। फिर भी हम लोग बड़ी पीड़ा के साथ अनुभव कर रहे हैं कि अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि केवल अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का ही व्यक्ति उनकी समस्या को सुलझा सकता है। मेरे विचार से यह हम सभी का कर्तव्य है। इसी तरह हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि वे भी हमें अपनी अन्य समस्याओं को सुलझाने में सहयोग दें। हम सभी भारत के नागरिक हैं। इस देश के विभिन्न वर्गों के बीच असमानताएं रही हैं। अब हम सभी का यह कर्तव्य है कि समाज के उन वर्गों के लोगों को जिन्हें अतीत में अवसर नहीं मिला था, अब विकास का अवसर देकर असमानताएं समाप्त करें। निश्चय ही मैं ऐसा प्रयास करूंगी कि हमारे हरिजन और आदिवासी भाई बहनों को और अधिक अधिकार के पद मिले और वे ऐसे पदों पर पहुंचें जहां वे अपनी तथा दूसरों की समस्याओं को हल कर सकें। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि अनुसूचित जातियों, आदिवासियों, पहाड़ी लोगों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के प्रश्न को मैं बहुत महत्व देती हूं और मैंने सरकार में और बाहर इस बात की ओर बार बार संकेत किया है। मेरे विचार से हम लोगों को इस दिशा में विशेष काम करना चाहिए ताकि वर्तमान वर्ष में गांधी जन्म शताब्दी तक कुछ उपलब्धि सामने आए। मेरे विचार से गांधी जी को याद करने का यह सर्वोत्तम ढंग होगा और कम से कम उनका एक स्वप्न यथार्थ के निकट आ सकेगा। मुझे विश्वास है कि सम्मानित सदस्य इस बात को महसूस करते होंगे कि हम चाहे जितना चाहें, प्राचीन भूलों को इतनी जल्दी नहीं सुधारा जा सकता। हमें इस बात के लिए अवश्य प्रयास करना चाहिए कि यह कम से कम समय में हो जाए। मैं इस उद्देश्य के लिए सतत ध्यान देने और प्रयत्न करने की प्रतिज्ञा करती हूँ। विराम।